क्या वाकई इजराइल अपनी सरहदों को बढ़ाकर बना रहा है ग्रेटर इजराइल? अगर ग्रेटर इजराइल बन रहा है तो कौन कौन से मुल्कों की जमीन आएगी इसकी जद में? अगर इजराइल वाकई में इस योजना पर काम कर रहा है तो दूसरे अरब मुल्क आखिर क्यों चुप है? ग्रेटर इजराइल का नाम क्या केवल इजराइल के प्रति दुष्प्रचार है या फिर कोई एक बड़ा गेम प्लान? ग्रेटर इजराइल, क्या यह शब्द आपने सुना है? हो सकता है सुना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके मायने क्या हैं? और अगर यह जमीन पर उतरा तो इसकी कीमत क्या होगी? चलिए जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय। ग्रेटर इजराइल की बात यूं तो कई सालों से होती रही। ये वो शब्द है जिसमें इजराइल की उन हदों की बात की जाती है जिसका जिक्र तोरा की किताब में मिलता है या जिसका वादा बहुत सालों से इजरायली लोग अपने यहूदियों से या अपने लोगों से करते चले आए। लेकिन यह जमीन के ऊपर उतर रहा है क्या? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से एक बार फिर ग्रेटर इजराइल का मुद्दा सुर्खियों में छाया हुआ है। केवल सुर्खियों में, चर्चाओं में नहीं है, बल्कि जो कुछ जमीन पर हो रहा है उसके मायने ग्रेटर इजराइल के नजरिए से पढ़े जा रहे हैं। तो आखिर जमीन पर क्या हो रहा है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं नक्शे के सहारे और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वाकई में कोई ग्रेटर इजराइल बन रहा है या इजराइल केवल अपनी हदों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए आप, फिलहाल हम पश्चिम एशिया का नक्शा खोले हुए हैं और पश्चिम एशिया के नक्शे पर अगर आप देखें तो ये इजराइल है जिसकी हदें यहां पर जॉर्डन से लगती हैं, इस तरफ जो है इजिप्ट उससे लगती हैं, मिस्र से लगती हैं, लेबनान से लगती हैं, सीरिया से लगती हैं। और इन्हीं हदों से घिरा हुआ इजराइल जो है वो लगातार कई लड़ाइयां लड़ता रहा है, अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करता रहा है। और खास तौर पर अक्टूबर 2023 के अंदर, यानी 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरीके से हमास ने हमला बोला था, उस हमास के हमले के बाद से जो ऑपरेशन इजराइल चला रहा है खास तौर पर गाजा के इलाके के अंदर, उस गाजा के ऑपरेशन के बाद से इजराइल ने जो अपना मिलिट्री अभियान है, अपना जो सैन्य अभियान है, वो कई हदों तक बढ़ाया है। खास तौर पर लेबनान के इलाके के अंदर उसने बमबारी की है, साथ ही कई दिनों तक लेबनान के साथ उसका टकराव भी चलता रहा, उसने बेरूत तक बमबारी की है, साथ ही सीरिया के इलाके के अंदर भी उसने कई बार बमबारी की है। लेकिन ऐसे में ये तो इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऐसे में आखिर क्या हुआ है जिसको लेकर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है? तो उसके लिए आपको यह नक्शा देखना होगा, क्योंकि यह नक्शा बताता है, इसे समझने की कोशिश करिए। इजराइल है, यह गाजा का इलाका है, यह फिलिस्तीन का वो इलाका है जो रामल्ला के क्षेत्र में है, यानी रामल्ला में जो फिलिस्तीन का एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहां से चलता है। और अभी इस समय जो सारी नजरें लगी हुई हैं वो नजरें लगी हुई हैं सीरिया के इलाके में और खास तौर पर इस गोलान हाइट्स के इलाके के अंदर, क्योंकि ये गोलान हाइट्स का इलाका है। और इसी गोलान हाइट्स के इलाके के अंदर इजराइल ने बीते 10-15 दिनों के अंदर अपनी फौजों को आगे की तरफ बढ़ाया है। ये गोलान हाइट्स का वो इलाका है जिसको लेकर सीरिया और इजराइल के अंदर एक समय में टकराव हुआ था और उसके बाद शांति समझौता हुआ। इसी इलाके के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति सेना है वो भी तैनात है, कई भारतीय सैनिक भी इस पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा हैं। और इसी को लेकर इस समय खासी चर्चा हो रही है कि क्या इजराइल अपनी हद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कई जो नक्शे चर्चाओं के अंदर आ रहे हैं और साथ ही कई रिपोर्ट जो चर्चाओं में आ रही है, उसने एक बार फिर ये जो पुराना नक्शा है उसे मौजू कर दिया है, उसे एक बार फिर चर्चा में ला दिया है, क्योंकि ये बताया जाता है ग्रेटर इजराइल का नक्शा। और इसी ग्रेटर इजराइल के नक्शे को लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है, क्योंकि इसकी हद के अंदर सीरिया का बहुत बड़ा इलाका आता है, इसके अंदर जॉर्डन का इलाका आता है, साथ ही इसके अंदर सऊदी अरब का भी एक हिस्सा आता है। तो इसीलिए यह चर्चा हो रही है। और इस चर्चा के पीछे एक बड़ी वजह न केवल जमीन पर हो रहा ऑपरेशन है, बल्कि सितंबर 2023 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर खड़े होकर जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये नक्शे बताए थे, उन्होंने ये जो एक्सिस ऑफ ईवल जिसे खत्म करने के लिए इजराइल इस समय ऑपरेशन चला रहा है, यानी ईरान से, इराक से, सीरिया से होते हुए इजराइल को घेरने की कथित तौर पर कोशिश हो रही है, यह दावा संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर खड़े होकर बेंजामिन नेतन्याहू ने किया था। और उन्होंने इन दो नक्शों को कंपेयर किया था। इन दो नक्शों को जरा आप ध्यान से देखिए, क्योंकि बीते कई महीनों से जो राजनीति है वो इन्हीं नक्शों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। ये सितंबर के अंदर दिखाया हुआ वो नक्शा है और उसके बाद 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने आतंकी हमला बोला था। ये नक्शा बहुत रोचक है, क्योंकि ये भारत में हुई सितंबर की G20 की बैठक के ठीक बाद बेंजामिन नेतन्याहू जब इजराइल के प्रधानमंत्री यूएन के मंच पर मौजूद थे, तब उन्होंने इस नक्शे का जिक्र किया, जिसके अंदर यहां पर आपको भारत भी नजर आएगा और भारत से लेकर यहां मेडिटेरेनियन सी और यूरोप तक का एक रास्ता
जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है, उसे बनाने और उसे दिखाने की कोशिश की गई है। और इसे बेंजामिन नेतन्याहू बता रहे हैं कि भारत से यदि यूरोप को जुड़ना है तो उसके लिए दरवाजा पश्चिम एशिया के इलाके को देना होगा। यही आर्थिक प्रगति का द्वार है, यही इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का रास्ता है, और इसे उन्होंने कहा है ब्लेसिंग, यानी यही आशीर्वाद है और ये श्राप है, ये कर्स है। और इस तरीके से ये दो नक्शे कंपेयर करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही ये नक्शा चर्चाओं में आया, उसके बाद से खुद जो इजराइल का मीडिया है वो सवाल उठाने लगा कि नेतन्याहू अंडर फायर फॉर यूजिंग ग्रेटर लैंड ऑफ इजराइल मैप एट यूएन, यानी यूएन के अंदर जो नक्शा उन्होंने दिखाया, उस नक्शे के जरिए उन्होंने ग्रेटर इजराइल बनाने की कोशिश की है। ये सवाल खुद जो इजरायली मीडिया है उसके अंदर सामने आया। और उसके बाद ये नक्शा एक बार फिर सोशल मीडिया से लेकर कई जगह चर्चाओं के अंदर नजर आने लगा। ये वो नक्शा है जो कथित तौर पर ग्रेटर इजराइल का नक्शा कहा जाता है, यानी ग्रेटर इजराइल यदि बना, यानी इजराइल ने यदि अपनी हदों को बढ़ाया तो वो नक्शा कहां कहां जाएगा। जरा आप इसे नक्शे पर भी समझने की कोशिश कीजिए। यह है मौजूदा इजराइल। इस मौजूदा इजराइल के अंदर यदि वो अपनी हद बढ़ाता है तो उसे इजिप्ट की जमीन लेनी होगी, यानी मिस्र के साथ उसका टकराव होगा। साथ ही उसे बहुत सी जमीन जॉर्डन की लेनी होगी, उसे जमीन हथियानी होगी सीरिया की, साथ ही लेबनान को उसको अपने कब्जे में करना होगा। इसके साथ साथ पूरे सीरिया के साथ साथ यहां तुर्की की जमीन तक भी उसे अपनी हदों को बढ़ाना होगा। तब जाके ये ग्रेटर इजराइल का जो सपना है या ग्रेटर इजराइल की जो बात है वो पूरी हो पाएगी। जाहिर तौर पर इतने सारे देशों से टकराव इजराइल एक साथ नहीं ले सकता। और इजराइल क्या ये वाकई में करना चाहता है या ये केवल एक ऐसी चर्चा है जिसे इजराइल को घेरने के लिए, उसे कटघरे में खड़ा करने के लिए बार बार इस्तेमाल किया जाता है। ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जब जब इजराइल कोई कार्रवाई करता है तो उसे घेरने के लिए कई मुल्क उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से कई बार बहुत सारी रिपोर्ट सामने आती हैं, जिन रिपोर्ट्स के अंदर जो है कई पार्टीज हैं जो बार बार इस मुद्दे को भी उठाती हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि आप 1946 से अगर देखें तो इजराइल की हदें किस तरीके से बदली हैं, वो ये बताती हैं कि ये जो आशंकाएं हैं आखिर उनके पीछे की जमीन क्या है, क्यों ये सवाल खड़े किए जाते हैं। 1946 के अंदर जो ज्यूइश लैंड थी, यानी उस समय इजराइल नहीं बना था, इजराइल बना था 1948 के अंदर। और उसके बाद किस तरीके से ये यूएन का प्लान था जो कि 1947 का प्लान था, उसके बाद 1967 के अंदर ये स्थिति आई। और उसके बाद आज का इजराइल कुछ इस तरीके से दिखता है जहां फिलिस्तीन का जो इलाका है, वही जो ग्रीन इलाका आप देख रहे हैं, और उसके साथ साथ बहुत बड़ी आबादी जो है वो ज्यूइश आबादी, यानी इजराइल से बसाए गए वो लोग हैं जो कि इस इलाके के अंदर भी बसाए गए हैं। और आए दिन इसको लेकर टकराव होते रहते हैं। इसको लेकर वेस्ट बैंक का जो इलाका है, उस वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर कई बार जो है यूएन जो इजराइल की फोर्सेस हैं वो कार्रवाई करती रहती हैं, और उस कार्रवाई के कारण इस पूरे इलाके के अंदर तनाव होता है। तो ये वजह है कि इजराइल अपनी हदें जिस तरीके से बदलता रहा है पिछली सदी के अंदर और इस सदी के अंदर, उसको लेकर ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में इजराइल इस काम को करने की कोशिश कर रहा है। और इन सवालों के पीछे एक बड़ा एंगल अब जुड़ने जा रहा है, और वो एंगल है डोनाल्ड ट्रंप का। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। कुछ ही दिन का वक्त बचा है। 20 जनवरी 2025 को एक बार फिर व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता होगी। और डोनाल्ड ट्रंप खुद समर्थक रहे हैं, इजराइल का समर्थन करते रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड को उन्होंने मंजूरी दी थी। साथ ही जो नक्शा कुछ समय पहले यानी राष्ट्रपति रहते हुए 2020 में उन्होंने ट्वीट किया था, वो नक्शा कुछ इस तरीके का नजर आया था। उन्होंने जो विजन फॉर पीस दिया था, कंसेप्ट नोट दिया था, और साथ ही ये कहा था कि उनके नजरिए के अंदर ये है फ्यूचर स्टेट ऑफ फलस्तीन, यानी फिलिस्तीन उनके नजरिए से कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर ये जो हरे पैच आप देख रहे हैं, ये हरे पैच ही केवल फिलिस्तीन हैं। ये जो इलाके हैं, यानी पूरी तरीके से ये इलाका जो है वो इजराइल से घिरा हुआ होगा। साथ ही वेस्ट बैंक और गजा के बीच में एक टनल बनाई जाएगी, और इस टनल से ही दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होगी। लेकिन इन दोनों के बीच में जो जमीन होगी, यानी ऊपर से जो जमीन होगी वो इजराइल की जमीन होगी, और इन दोनों के बीच में जो टनल है उसी के जरिए आवाजाही होगी। साथ ही कई जगह पर इस तरीके की जो टनल्स और इस तरीके के जो रास्ते हैं वो बनाए जाने हैं, यानी ये दामिया ब्रिज है, एमरली ब्रिज है, और ये इस तरीके के ब्रिज बनाए जाने हैं। और ये पीस प्लान राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया था, बाकायदा उन्होंने इसे ट्वीट भी किया था, और उनकी प्रेसिडेंसी ने इसको एक प्रस्ताव के तौर पर पेश किया था। लेकिन क्या वाकई में इस पीस प्लान को डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर आगे बढ़ाना चाहेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बन के लौटेंगे व्हाइट हाउस के अंदर तो क्या एक बार फिर वो इजराइल के ही साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे? जिस तरीके से इजराइल
कार्रवाई कर रहा है और जिस तरीके से पूरे पश्चिम एशिया के अंदर घटनाक्रम हो रहा है, उसको लेकर आशंका के बहुत सारे सवाल कई लोगों के मन में हैं। और आशंका के इन तमाम सवालों के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि इस समय जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो सीरिया में हुआ है। सीरिया में आखिर हुआ क्या है? सीरिया में ये दमस्कस, जहां पर कभी बशर अल असद की सत्ता थी, उनकी सरकार थी, वो सत्ता अचानक खत्म हो गई। असद का राज यानी असद परिवार का राज जो 50 साल से सीरिया में था, वो अचानक महज 10 दिन के अंदर खत्म हो गया। उसकी मदद के लिए न तो लेबनान से हिजबुल्लाह आया, न यहां से जॉर्डन से कोई मदद आई, न ईरान की तरफ से किसी तरीके की कोई सहायता की गई। रूस ने मदद इतनी की कि बशर अल असद को मुल्क छोड़कर भागने में मदद कर दी। लेकिन अब इस इलाके के अंदर जो नक्शा आप देख रहे हैं, उस नक्शे के अंदर ये कई इलाके बंटे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन इलाकों के साथ साथ आप इस शख्स की तस्वीर भी देखिए। यह है महमूद अल जुलानी, यानी वो शख्स जो कि इस प्लान के अंदर, यानी ये जो प्लान था सीरिया से, दमस्कस से बशर अल असद की सत्ता को खत्म करने का, उसका नायक कहा जा रहा है। उसका जो HTS है, हयात तहरीर अल शाम, उसने अलेप्पो से, इदलीब से बढ़ते हुए हामा होम्स होते हुए दमस्कस के अंदर महज 10 दिन के अंदर बशर अल असद की सत्ता उखाड़ फेंकी। और अब उसके बाद ये पूरा इलाका जो है वो विद्रोहियों के कब्जे में है। सीरिया में उनकी सत्ता और उनका शासन चल रहा है। लेकिन एक बड़ा बयान HTS के लीडर की तरफ से दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यहां पर जितने भी विद्रोही गुट हैं, खास तौर पर वो विद्रोही गुट जो कि फिलिस्तीन का समर्थन भी करते आए हैं, वो अपने हथियार सौंप दें। सीरिया अब अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं होने देगा। ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान है। ये महत्वपूर्ण बयान ऐसे समय में कई देशों को राहत भी दे सकता है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर ISIS का कब्जा था। ये वो इलाका है जहां पर कई विद्रोही गुट हैं, क्योंकि ये जो अलग अलग रंग आप देख रहे हैं, ये अलग अलग रंग अलग अलग विद्रोही गुटों के कब्जे वाले इलाके को बताते हैं। यानी ये जो हयात तहरीर अल शाम के नेता महमूद अल जुलानी कह रहे हैं, वो भी कितना हो पाएगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी उनके पास भी पूरी तरह से सीरिया की सत्ता नहीं है। साथ ही मार्च तक एक अंतरिम सरकार बनाई गई है विद्रोहियों के द्वारा। वो सरकार कितनी चल पाएगी ये फिलहाल देखना है। लेकिन अभी माना जा रहा है कि ये जो बयान दिया है उसने, वो कहीं ना कहीं जो चिंता है वो बढ़ाता है। साथ ही जो घटनाक्रम हुआ है वो भी चिंता बढ़ाता है, क्योंकि इस इलाके के अंदर एक तरफ महमूद अल जुलानी जो है वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से सीरिया की ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन सीरिया के बॉर्डर के ऊपर जो हुआ है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये जो गोलान हाइट्स का इलाका है, इस इलाके के अंदर एक बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई है कि ये जो हदें थीं, ये हदें यहाँ से अल्टर भी हुई हैं। कई इलाकों के अंदर जो है वहाँ पर जो इजराइल की फोर्स है वो यहाँ पर आई है, और इजराइल की फोर्स ने ये जो इलाका है, ख़ास तौर पर इस इलाके के अंदर जो डोमिनेशन बनाया है, इस इलाके को जो सिक्योर किया है, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। क्योंकि अब जो इजराइल की सरहद है वो यहां पर लेबनान से केवल यहीं तक नहीं लगती, बल्कि ये जो इलाका है जो कि मूलतः सीरिया से लगती हुई बॉर्डर है, सीरिया से लगती हुई लेबनान की बॉर्डर है, उस इलाके के अंदर भी उसने अपनी बढ़त या कह लीजिए कि अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है। और इसी को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं। जिस तरीके से जो फोर्सेस हैं वो काम कर रही हैं, और इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो गोलान हाइट्स के इलाके के अंदर भारी बंदोबस्त के साथ मौजूद हैं। और इन भारी बंदोबस्त के बीच में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल सीरिया की हदों को अपने लिए कब्जे में ले रहा है? क्या वो सीरिया के इलाके में कब्जे में को ले रहा है? और अगर सीरिया के इलाके पर इजराइल कब्जा कर रहा है तो आखिर कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है? क्यों सीरिया की तरफ से वो जो विद्रोही जो सीरिया के लिए की संप्रभुता के लिए, उसकी इंटीग्रिटी के लिए लड़ रहे थे, वो इस समय इजराइल से किसी तरीके का टकराव क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इजराइल को ये जमीन लेने दी जा रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। और गोलान हाइट्स के इलाके को अगर आप देखें तो इस गोलान हाइट्स के इलाके के अंदर UN की फोर्सेस की तैनाती के बावजूद, ये देखिए आप, ये जो इलाका आप नोटिफाइड देख रहे हैं, ये नोटिफाइड इलाका जो है वही है गोलान हाइट्स का इलाका। और ये गोलान हाइट्स का इलाका, यहाँ पर खास तौर पर जो UN की निगरानी है वो भी होती है। खास तौर पर इजराइल जो है वो यहाँ पर है ही सही, लेकिन उसके साथ साथ जो लेबनान का इलाका है, क्योंकि ये जो बॉर्डर का इलाका है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये जो इलाका है यहाँ तक बढ़ाई है अपनी हद इजराइल ने। और ये एक नया बॉर्डर जो है, एक तरीके से नया फ्रंट जो है वो इजराइल ने सिक्योर किया है। और इसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सीरिया जो है
वो ग्रेटर इजराइल का प्लान है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का नक्शा अगर आप देखें तो ग्रेटर इजराइल के नक्शे के अंदर भी कुछ हिस्से जो हैं वो नजर आते हैं। ग्रेटर इजराइल का जो नक्शे जिसकी चर्चा हो रही है उसके अंदर बहुत सारा इलाका सीरिया का भी आता है। तो क्या ये उसी प्लान का हिस्सा है? क्योंकि खासतौर पर अगर आप इस इलाके को देखें, यानी इजराइल ने अपनी फोर्सेस को जिस इलाके के अंदर बढ़ाया है वो इलाका ये इलाका है, खासतौर पर सीरिया का ये वाला क्षेत्र जो है वो इसकी जद में आता है, और इसीलिए ये जो सवाल हैं वो गहरा रहे हैं। साथ ही ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस इलाके के अंदर जो यूएन की फोर्स है वो क्या कर रही है, और क्या इजराइल इस किसी बड़े प्लान पे काम कर रहा है। हालांकि इजराइल की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये सब चीजें उसके खिलाफ केवल दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। इजराइल केवल यह सुनिश्चित करना चाहता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान सामने आया पिछले कुछ दिनों में, और उनकी तरफ से यह कहा गया कि इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई सीरिया के साथ लगने वाली बॉर्डर्स पर हो रही है वो कार्रवाई दरअसल अपने इलाके को सुरक्षित करने के लिए है। जैसे ही सीरिया के अंदर एक पॉलिटिकली स्टेबल यानी राजनीतिक रूप से स्थिर सरकार आ जाएगी, उस सरकार के आ जाने के बाद जो इजरायली फोर्सेस हैं, अगर उन्हें यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इससे इजराइल को कोई खतरा नहीं है, तो इजराइल अपनी फोर्सेस को वापस ले सकता है। हालांकि क्या वाकई में इजराइल लेबनान के साथ लगी सरहद जो सीरिया की है उस इलाके से, गोलान हाइट्स के इलाके से अपने फौजियों को वापस लेगा? और अगर वापस लेगा तो किस सूरत में वापस लेगा? क्योंकि इसी बीच में एक और बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह हुआ है कि इस इलाके के अंदर इजराइल ने कहा है कि जैसे वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर उसने अपने नागरिकों को बसाया है, खासतौर पर इस इलाके के अंदर, उसी तरीके से गोलान हाइट्स के इलाके के अंदर भी वो इजरायली सेटलमेंट्स को बनाएगा। इजरायली जो लोग हैं उन्हें यहां पर बसाया जाएगा, और अगर यहां पर इजरायलियों की बस्ती हो गई, यानी इजरायली अगर यहां पर बसाए गए, तो लगभग वैसी ही स्थिति होगी जैसी कि वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर आपको नजर आती है। यानी ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है, इस वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर भी ये जो नक्शा आप देखते हैं, इस नक्शे के अंदर जैसे ये पैचेस आपको नजर आ रहे हैं, लगभग वैसी ही स्थिति जो है वो इस इलाके के अंदर भी होगी। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है जो ग्रीन नजर आता है, यहाँ पर वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर भी इजरायलियों की बस्तियां हैं, इजरायली लोग वहां पर रहते हैं और उन्हें वहां पर बसाया गया है, और ये एक टकराव का सबब है, ये एक टकराव का कारण बनता है। और ये जो मोर्चे हैं अगर वो इस इलाके के अंदर भी बन गए, यानी इस इलाके के अंदर भी अगर इजरायली जो हैं जीव जो नागरिक हैं इजराइल के, उनकी बस्तियां बसा दी गई, तो फिर इस इलाके के अंदर टकराव का नया मोर्चा होगा। और इस इलाके के अंदर सीरिया बीते 2011 से लेकर अगर आप अभी तक देखें तो गृह युद्ध से जूझ रहा है, और इस गृह युद्ध के साथ साथ सीरिया में राजनीतिक तौर पर अस्थिरता है। और इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच ही अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है, ये बताना मुश्किल है कि सीरिया की आगे की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि अभी जो नक्शा है वो तो कम से कम यही बताता है कि इससे पहले इन तमाम मुल्कों के अंदर जो भी हुआ है, इस तरीके से जिन भी मुल्कों से जो सत्ताएं हैं वो हटाई गई हैं, चाहे आप बात कर लीजिए लीबिया के अंदर मुअम्मर गद्दाफी की, मुअम्मर गद्दाफी को हटाया गया लेकिन लीबिया के अंदर कोई स्थिरता या शांति कायम नहीं हो पाई। उसी तरीके से इराक का इलाका है, इराक के इलाके के अंदर भी अमेरिकन फोर्सेस की कार्रवाई जरूर हुई थी, सद्दाम हुसैन को जरूर सत्ता से हटाया गया था, लेकिन अभी तक इस पूरे इलाके के अंदर किसी तरीके की कोई शांति, स्थिरता या कहा जा सकता है प्रॉस्पेरिटी वो फिलहाल नजर नहीं आती। तो ऐसे में सीरिया को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि सीरिया विद्रोहियों के कब्जे में जरूर आ गया है, वहां पर खुशी जरूर मनाई जा रही है बशर अल असद के जाने की और बशर अल असद का जो जालिम राज था वो खत्म होने की, लेकिन सीरिया को उसका स्थायित्व कौन देगा ये सवाल बरकरार है, खासतौर पर ऐसे में जबकि जंगी ताकतें जो हैं वो इस इलाके के अंदर न केवल सक्रिय हैं बल्कि वो अपनी हदें, अपना दायरा जो हैं वो बढ़ा रही हैं। और इसीलिए इस नक्शे को लेकर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि वो प्रॉस्पेरिटी का जो रास्ता है, वो जो ब्लेसिंग्स है, वो जो इंडिया से लेकर यानी भारत से लेकर जो कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, वो कॉरिडोर बनेगा तो तब जब इस पूरे इलाके के अंदर शांति होगी। ये हाइफा के पोर्ट तक बनाया जाना है पूरा रास्ता और इसके अंदर यहाँ से पूरा कॉरिडोर बनना है, लेकिन ये कॉरिडोर तभी बन सकता है जब इस इलाके के अंदर अमन होगा, शांति होगी, स्थायित्व होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर बारूद ही बरसता रहेगा और वो किसी के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, वहाँ के लोगों के लिए शांति नहीं ला सकता है और वो बर्बादी ही फैलाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप किसी और मुद्दे को भी नक्शे के जरिए समझना चाहते हैं तो देखते रहिए amarujala.com और फॉलो करिए दूरबीन को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।